हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, या जिसको हम ROL भी बोलते हैं, ये क्या होता है। और जो सिंपल लिटरेचर रिव्यू है, जिसको कन्वेंशनल लिटरेचर रिव्यू भी बोलते हैं, और जो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे बनाना चाहिए हमें लिटरेचर रिव्यू पेपर जब हम बनाते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सुकौशल चैनल के बारे में। यहाँ पे आपको UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 से रिलेटेड और पेपर 1 की भी काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ PhD से रिलेटेड वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आइए अब देखते हैं लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू को समझने से पहले हम पहले लिटरेचर को समझते हैं क्या होता है। लिटरेचर क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग स्टडीज़ हैं हमारे एरिया में, हमारे रिसर्च एरिया में, हमारे रिसर्च टॉपिक के ऊपर जो पहले से स्टडी हो चुकी हैं, उनको हम लिटरेचर बोलते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब हुआ कि जो पहले की स्टडीज हो चुकी हैं उनको पढ़ना, उनको रिव्यू करना, उनको एनालाइज करना, वही हमारा लिटरेचर रिव्यू होता है। अब जो लिटरेचर रिव्यू पेपर होता है वो क्या होता है? वो हम उस पेपर में सारी डिटेल लिखते हैं जो भी एग्जिस्टिंग स्टडी हो चुकी हैं उनके बारे में, कि कौन कौन सी स्टडी हो चुकी है, उनमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की गई थी और क्या मेथडोलॉजी लगाई गई थी, सारी चीज़ें हम उस पेपर में लिखते हैं। और फिर उस लिखने का क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें पैटर्न पता चल जाता है एग्जिस्टिंग स्टडीज़ में क्या पैटर्न है, कि जो स्टडी है, जो एरिया है हमारा, जो टॉपिक, रिसर्च टॉपिक का एरिया, वो उसमें किस तरह की स्टडीज़ हो रही है, अभी रिसेंटली कैसी स्टडी हो रही है, या आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले हुई है या नहीं हुई, कैसे हमारा टॉपिक डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी लिटरेचर रिव्यू पेपर से। दूसरा, हमें जो मोस्ट अटेंटिव एरियाज हैं और जो रीसेंट ट्रेंड है हमारे टॉपिक में, वो पता चल जाएगा हमें लिटरेचर रिव्यू से। दूसरा, रिसर्च गैप पता चल जाएगा। रिसर्च गैप क्या होता है कि जिस एरिया में, हमारे टॉपिक पे जिस पर्टिकुलर एक एरिया में कम स्टडी हुई है या बिल्कुल भी स्टडी नहीं हुई है, उसका भी पता चल जाएगा। तो वो होता है रिसर्च गैप। तो रिसर्च गैप का भी पता चल जाएगा, ट्रेंड क्या है, किस किस हमें क्या, पूरा टाइटल हमारा क्या होना चाहिए, हमारे रिसर्च का टॉपिक क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, हर चीज़ का आंसर हमें लिटरेचर रिव्यू से मिल जाता है। और उसी चीज़ों को, उन सभी चीज़ों को हम लिख देते हैं और वो पेपर पब्लिश भी हो जाता है। वो और किसी के भी काम आता है फिर वही सारी चीज़ें समझने में, तो वो लिटरेचर रिव्यू पेपर हो जाता है। जब हम, जैसे PhD में एडमिशन होता है, कोर्स वर्क होता है, तो कोर्स वर्क के ड्यूरिंग ही आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर ROL कह के जिसको बोलते हैं, वो बनाना होता है। ROL भी वो इसीलिए बनवाती है यूनिवर्सिटीज़ या आपके गाइड, ताकि आपको अच्छे से जो आपका एरिया है उसके बारे में पता चल सके, आप उसके जब अपने एग्जिस्टिंग स्टडीज़ के पैटर्न को, रिसर्च गैप को, इनको आइडेंटिफाई कर सको। इसीलिए बनाते हैं हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसके अलावा जो, जब हमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड थ्योरीज देखनी हो, क्या कंस्ट्रक्ट है हमारे टॉपिक में, क्या इनकी करेक्टरिस्टिक्स और हो सकती हैं हमारे टॉपिक की, ही कितनी फर्दर कैसे लोगों ने पढ़ा है उसको, कंटेक्स्ट क्या है, मेथड्स कौन से यूज हुए हैं हमारे टॉपिक में, डेटा कलेक्शन के मेथड्स कौन से यूज हुए हैं, या फिर डेटा एनालिसिस के मेथड, सारी चीज़ें हमें रिव्यू करने से, लिटरेचर को रिव्यू करने से पता चल जाएंगी। तो आइए अब देखते हैं कि जो कन्वेंशनल लिटरेचर रिव्यू होता है और जो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू होता है वो क्या होते हैं। जो कन्वेंशनल लिटरेचर रिव्यू होता है, इसमें हम सिंपली क्या लिखते हैं कि हमें, जैसे एक स्टडी है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उसकी फाइंडिंग थी, वो बस ऐसे डिटेल लिखते हैं कि एक स्टडी की क्या ऑब्जेक्टिव है था। उस जैसे सीक्वेंस वाइज लिख देते हैं कि हमने जैसे 30 पेपर पढ़े हैं, तो ये 30 पेपर, वो 30 पेपर भी हमने कोई रेंडमली, मतलब सिलेक्शन, उसका कुछ वो नहीं किया, कि कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया हमने वो पेपर सेलेक्ट करते टाइम। ऐसे ही हमें जो पेपर मिले, हमें रिलेवेंट लगे, हमने वो पढ़ लिए और उनको लिख दिया हमने एज इट इज़। वो होता है कन्वेंशनल लिटरेचर रिव्यू। इसको हम क्रोनोलॉजिकली भी कर सकते हैं या थीम्स बना के भी कर सकते हैं।
लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें हम कुछ भी सिस्टमेटिकली नहीं करते, ना कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ना हम कुछ ये बताते हैं कि हमने कहाँ से लिया है पेपर, जो हमने लिए सेलेक्ट किए हैं एग्जिस्टिंग पेपर्स वो कौन से सेलेक्ट किए, क्यों सेलेक्ट किए, कुछ नहीं बताते। हम सीधा बस हमारी मर्जी से उठाते हैं, 10 से 20, 20 से 30 भी हो सकते हैं, 50 के आसपास भी हो सकते हैं, बस इतने पेपर इनमें पढ़ करते हैं और उनको लिख देते हैं। ये कन्वेंशनल लिटरेचर रिव्यू होता है जो पहले बनाते थे, आजकल भी बनाते हैं, लेकिन इसकी रिलेवेंस नहीं है अगर हम पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और समझने के लिए भी। जो हमें एक्चुअल में जो लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि हमें देखना है कि पूरा कितनी स्टडीज हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें हमें सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलेंगी। अब जो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है ये क्या होता है, कैसा होता है, ये देखिए। जो ये पेपर है ये सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है। सिस्टमैटिक होने से ही क्या मतलब हो जाता है, सिस्टमैटिक होने से मतलब हो जाता है ये प्रिज्मा फ्रेमवर्क। अगर आपने सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के बारे में कुछ सुना होगा पहले से या पढ़ा होगा तो यही सुना होगा कि उसमें प्रिज्मा बनता है। अब वो प्रिज्मा क्या होता है, प्रिज्मा होता है कि हम पूरा ट्रांसपेरेंट होके लिखते हैं चीज़ों को, ट्रांसपेरेंट होके पढ़ते हैं, कि ट्रांसपेरेंसी होते हैं हमारे रिसर्च में कि हमने पेपर्स जो हैं वो क्यों सेलेक्ट किए, कौन से पेपर सेलेक्ट किए, कितने किए, कहाँ से किए, इनके पीछे क्या रीज़न था हमारे सेलेक्ट करने का, या हमने कुछ पेपर नहीं किए इंक्लूड तो वो क्यों नहीं किए, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। और ये सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली लिखना इसको हम प्रिज्मा बोलते हैं। अब जैसे इस पेपर में है, इन्होंने अपना पहले इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बताया कि हम कौन से पेपर लेंगे, इंक्लूड करेंगे और कौन से एक्सक्लूड करेंगे। जैसे इन्होंने 2000 से लेकर 2020 तक के पेपर इंक्लूड किए। साथ में इसमें इंग्लिश के पेपर ही, जो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश्ड पेपर थे वो ही लिए। और ये क्यों लिए, इनका रीज़न इन्होंने अपनी इस मेथडोलॉजी में एक्सप्लेन किया है। ये सिंपल डिफरेंस जो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू और कन्वेंशनल लिटरेचर रिव्यू का सिर्फ मेथडोलॉजी होती है और एनालिसिस वाली चीज़ें होती है, क्योंकि एनालिसिस फिर उसमें हम और भी अच्छे बेटर तरीके से कर पाते हैं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में। तो जो मेथडोलॉजी में इसने सारे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बताया, फिर इसने बताया कि जैसे इसने जो सर्च किए थे डेटाबेसेस वो भी बताया कि इसने कौन से डेटाबेस से पेपर सर्च किए थे। जैसे इन्होंने वोस व्यूअर के पेपर सर्च किए और जो वोस व्यूअर में नहीं थी पब्लिश्ड जर्नल्स उनके इन्होंने एक्सक्लूड कर दिए। तो उसमें इन्होंने नहीं, वोस व्यूअर नहीं, सॉरी, वेब ऑफ साइंस है ये, वेब ऑफ साइंस के पेपर्स इन्होंने इंक्लूड किए। अब जो इन्होंने जब वेब ऑफ साइंस पे पेपर सर्च किए तो इनके 88 नंबर ऑफ पेपर्स आए। उसमें से इन्होंने कुछ डुप्लीकेट या कुछ हो तो वो हटा देते हैं, डुप्लीकेट हो या फिर कुछ भी उनमें वो चीज़ें उनसे रिलेटेड ना हो, स्टडी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हटा के इनके पेपर लास्ट में ये यहाँ पे बचे 68 में भी इन्होंने और जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के बेस पे देखा तो लास्ट में इनके सिर्फ 42 पेपर बचे और इसके ऊपर इन्होंने मेटा एनालिसिस किया। अब ये मेटा एनालिसिस ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये देखिए, इनको समझते हैं। जो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू होता है वो ये थीम बेस्ड भी हो सकता है, बिब्लियोमेट्रिक भी हो सकता है, कंसेप्चुअल भी हो सकता है और मेटा एनालिसिस और हाइब्रिड रिव्यूज़ भी हो सकते हैं। अब ये क्या होते हैं, थीम बेस्ड रिव्यू जो हमारे सिंपल कन्वेंशनल लिटरेचर रिव्यू भी जो हम बनाते हैं वो भी हम थीम बेस्ड रिव्यू बनाते हैं। अब थीम बेस्ड, थीम का क्या मतलब है कि जैसे हमने पेपर्स में देखा कि कौन सी कॉमन, जो एक कॉमन थीम जो क्या निकल के आ रही है पेपर्स में से, वो उसमें से कुछ टॉपिक में से या उसको सब टॉपिक भी बोल सकते हैं आप, वो सब टॉपिक या वो थीम 4-5 थीम्स आइडेंटिफाई कर लेंगे हम पहले पढ़ के पेपर्स को, फिर उन थीम्स को एक्सप्लेन करेंगे कि इस पर्टिकुलर थीम पे कौन कौन सी रिसर्च हुई है और उनमें किस टाइप की रिसर्च हुई है। ये चीज़ें कि एक पर्टिकुलर थीम ले लेंगे और उसको ही एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि इसमें देखिए, एक सेकेंड, जैसे ये देखिए, ये इसमें इन्होंने एक थीम ली है, ये एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटेंशन। ये इस पेपर का एक बार टाइटल देख लेते हैं, मेटा एनालिटिकल रिव्यू ऑफ मोबाइल एडवर्टीजमेंट। तो ये इन्होंने पहले एक थीम आइडेंटिफाई की, जैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटेंशन टू रिसीव मोबाइल एडवर्टीजमेंट, इससे रिलेटेड क्या क्या स्टडीज़ हुई हैं, ठीक है। ये फिर
एंटीसीडेंट्स क्या थे, ये दूसरी थीम ले ली, क्रेडिबिलिटी ले ली, ये पर्सनलाइजेशन ले लिया। इनमें ये जो लिख रखे हैं ना, जो ब्लू कलर में दिख रही है, ये सारे पेपर्स हैं पहले के जो स्टडी हुई हैं, वो इन्होंने बताया है कि क्या है क्रेडिबिलिटी। वो भी इसने क्रेडिबिलिटी क्या है ये चीज़ भी इसने ऐसे ही लिखी कि पहले के पेपर्स ने क्या बताया क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके ऊपर कैसी रिसर्च हुई है। वो थीम बेस्ड रिसर्च होती है, ठीक है, थीम बेस्ड रिव्यू पेपर्स रिव्यू होता है वो। इसके अब जो दूसरा है बिब्लोमेट्रिक। बिब्लोमेट्रिक का क्या मतलब है? बिब्लोमेट्रिक का मतलब कि हम उसमें ऑथर वाइज एनालिसिस करते हैं, पब्लिकेशन वाइज एनालिसिस करते हैं, ईयर वाइज ऐसी एनालिसिस जो किए जाते हैं वो पेपर बिब्लोमेट्रिक रिव्यू होता है। ये भी हम देख लेते हैं, एक पेपर आपको दिखाते हैं। जैसे ये पेपर है, इसमें इन्होंने ऐसे प्रिज्मा ही बनाया, लेकिन इन्होंने ऐसे बनाया कि हमने किस स्टेप में पेपर सेलेक्ट किए हैं, कैसे किए हैं। अब ऐसे जब एनालिसिस कर दे, जैसे ईयर वाइज एनालिसिस हो गया, ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स, इसके अलावा ये टाइप ऑफ स्टडी के बेस पे, जैसे कि कंसेप्चुअल पेपर कितने थे, एम्पिरिकल पेपर कितने थे, ये सारे बिब्लोमेट्रिक टेक्निक होती हैं। ये जो इस पेपर में जो टेक्निक यूज की गई है, ये मैनुअली भी बना सकते हैं हम। मैनुअली का मतलब है कि हम सीधा जैसे एक्सेल की हेल्प से ये ग्राफ बना सकते हैं, एक्सेल में भी वर्ड में भी, तो उन ऐसे भी बना सकते हैं हम। ये बिब्लोमेट्रिक होता है ये पेपर भी। इसके अलावा बिब्लोमेट्रिक अलग से सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी बनता है, जैसे बिब्लोशाइनी या वोस व्यूअर। इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी हमें और बिब्लोमेट्रिक टेक्निक मिलती है, जिसमें ऑथर वाइज एनालिसिस होता है। जैसे अगर इस पेपर में हो गिवन, तो नहीं, इन्होंने भी ऐसे ही लिखा है, इसमें भी नहीं किया। तो जो बिब्लोमेट्रिक होता है, इसका मतलब उसमें हम ईयर वाइज, पब्लिकेशन वाइज, ऑथर वाइज ये सारी एनालिसिस करते हैं कि किस किस ईयर में कैसे क्या ट्रेंड रहा है, कि जर्नल्स में किस जर्नल में कौन से आर्टिकल हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल लिखते हैं। जर्नल वाइज एनालिसिस भी करते हैं। ऑथर की को ऑथरशिप का एनालिसिस भी करते हैं कि कौन कौन से ऑथर्स ने कंबाइंड पेपर बनाया है, तो कैसे को ऑथरशिप निकल रही है जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसमें। तो ये बिब्लोमेट्रिक होते हैं। इसके अलावा कंसेप्चुअल रिव्यू। कंसेप्चुअल रिव्यू क्या होते हैं कि जिसमें हम एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं, और जो कंसेप्ट डेवलप किया जाता है वो बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, कि हमने लिटरेचर को पढ़ा, उसमें कुछ पैटर्न्स बन रहे थे, उन पैटर्न्स को जब हमने और एनालिसिस किया, तो जो उस हमने एक फ्रेमवर्क बना दिया कंसेप्चुअल में। और वो जो फ्रेमवर्क होता है उसको बैकअप कहाँ से मिलता है? लिटरेचर से, कि हमने ये ऐसे ही रैंडमली नहीं बनाया कुछ भी, इसके पीछे लिटरेचर है, उन्होंने बताई हैं ऐसी चीज़ें, हमने तो बस उनको लिखा है। जैसे कि जो ये पेपर है, ये कंसेप्चुअल पेपर है। जैसे इन्होंने लिटरेचर से पढ़ के ये पॉइंट्स बनाए, इनके बीच में क्या लिंक है ये भी लिटरेचर ने बताया, कि किसी लिटरेचर ने बताया, पहले से जो स्टडीज हो चुकी है उन्होंने बताया हुआ है कि इनमें कुछ लिंक है। तो इस ऑथर ने इस पेपर में ये चीज़ें एक फ्रेमवर्क की फॉर्म में लिख दी कि इनके बीच में कैसे लिंक बन रहे हैं, और लास्ट में जो कंक्लूजन इनका निकला वो भी ऐसे ही निकलेगा, एक फ्रेमवर्क की फॉर्म में, यानी कि उन्होंने कंसेप्ट डेवलप किया है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे कंसेप्चुअल पेपर में ऐसे फ्रेमवर्क भी बनाया जाए या ऐसे डायग्राम भी बनाए जाए। कंसेप्चुअल का मतलब है कि उन्होंने एक कंसेप्ट डेवलप कर दिया है, वो तो अच्छे से समझाने के लिए वो ऐसे फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं, ऐसे मॉडल भी बना सकते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। तो ये भी रिव्यू पेपर होता है, लेकिन जो कंसेप्चुअल पेपर होता है वो आप इनिशियल स्टेज में नहीं बना सकते, क्योंकि इसको समझने के लिए अगर आप एक कंसेप्ट डेवलप कर रहे हो तो आपको बहुत थोरोली, बहुत एनालिटिकल वे में चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। वो जब आप थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है पेपर बनाने का, लिखने का, या उनको पढ़ने का, समझने का भी, तब आप कंसेप्चुअल पेपर बना सकते हो। अदरवाइज आपको जब आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आपको थीम बेस्ड रिव्यू या बिब्लोमेट्रिक रिव्यू या मेटा एनालिटिकल रिव्यू, इन पे फोकस करना चाहिए। अब मेटा एनालिटिकल रिव्यू क्या होता है? मेटा एनालिटिकल रिव्यू में जैसे बिब्लोमेट्रिक में हमने ऑथर वाइज एनालिसिस किया, ईयर वाइज एनालिसिस किया, पब्लिकेशन वाइज, मेटा एनालिसिस में जो भी पहले स्टडी हो चुकी है और जो इम्पीरिकल स्टडी जो हुई है, उनमें जो भी रिजल्ट, इम्पीरिकल स्टडीज़ का जो भी रिजल्ट रहा है उसको हम एनालाइज करते हैं, और उसके बेस पे एक कंक्लूजन देते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टडीज़ में किसी ने पॉजिटिव, जैसे कोई दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन हमने
देखा और उन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन जितनी भी इम्पीरिकल स्टडीज़ में पहले हो चुकी है उन दोनों के रिलेशन के ऊपर, उनको एनालाइज किया, उनके रिजल्ट्स को एनालाइज किया। फिर देखा कि उनमें किसी ने पॉजिटिव बता रखा था, किसी ने नेगेटिव बता रखा था, तो ओवरऑल क्या आता है उनका सबका निकल के, वो मेटा एनालिटिकल एनालिसिस हमें बताता है, मेटा एनालिटिकल रिव्यू हमें बताता है। जैसे कि ये पेपर है, ये मेटा एनालिटिकल रिव्यू है, मेटा एनालिटिकल रिव्यू है ना। और इसमें जैसे ये एनालिसिस किए हुए हैं कि जो पहले की स्टडीज़ थी उनमें जैसे कंट्री, सैम्पल साइज, ये लेके इनको एनालाइज किया उन्होंने। और ये भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है। सॉफ्टवेयर में आप जो डेटा डालोगे, उनकी इम्पिरिकल रिजल्ट्स उनके जो डालोगे, जो पहले की स्टडीज़ हो चुकी हैं उनका, फिर ये आपको सॉफ्टवेयर बता के दे देगी ये सारी चीज़ें निकाल के। तो ये भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है मेटा एनालिसिस, लेकिन ये सिर्फ इम्पिरिकल पेपर्स का होता है। तो आप अगर सिंपल मेटा एनालिसिस एनालिटिकल रिव्यू पेपर बनाते हो तो आपको सिर्फ उसमें इम्पिरिकल स्टडीज़ ही इंक्लूड करनी पड़ेंगी। ये आपके इसकी एक लिमिटेशन भी हो जाती है। और इसी चीज़ के लिए जो ये हाइब्रिड रिव्यू है, जो ये है हाइब्रिड रिव्यू, क्या होता है कि इसमें हम एक या दो से ज़्यादा मेथड को या एक से दो से ज़्यादा टाइप ऑफ रिव्यू को इंक्लूड करते हैं। यानी कि जिसमें हम थीम बेस्ड रिव्यू के साथ बिब्लोमेट्रिक रिव्यू भी करते हैं, या बिब्लोमेट्रिक के साथ मेटा, मेटा के साथ थीम या कंसेप्चुअल, इनको मिक्स करके जब हम कोई एक पेपर बनाते हैं। जैसे जो यही अभी मैंने जो दिखाया आपको लास्ट पेपर, ये वैसे तो मेटा एनालिटिकल रिव्यू होगा, लेकिन जब हमने थीम बेस्ड पेपर देखा तो भी हमने इसी पेपर को देखा था, क्योंकि इसने थीम भी एक्सप्लेन की हुई है और बाद में मेटा एनालिसिस भी किया हुआ है उसी चीज़ का। तो ऐसा पेपर भी आप बना सकते हो। अगर आप अपनी रिसर्च की इनिशियल स्टेज पे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू पेपर ही बनाइए, ताकि आपका रिव्यू भी हो जाए और आपका पब्लिकेशन के लिए एक पेपर भी बन जाए। क्योंकि आजकल जितने भी रिव्यू पब्लिश होते हैं वो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू ही होते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, वैसे आप ये सारी टेक्निक कन्वेंशनल लिटरेचर रिव्यू में भी डाल सकते हो। डिफरेंस क्या है कि सिस्टमैटिक में सिर्फ आपको प्रिज्मा बना के आपको बताना पड़ेगा कि आपने चीज जो पेपर्स है वो कहाँ से लिए, बस इतना सा डिफरेंस होता है। यही सारे टाइप आपके कन्वेंशनल लिटरेचर रिव्यू के भी हो सकते हैं और सिस्टमैटिक के भी हो सकते हैं। बस कन्वेंशनल में आप बताते नहीं कि मैंने कौन से पेपर सेलेक्ट किए, बस आप उनके रिजल्ट्स बताते हो सिर्फ, और वो रिजल्ट्स आप थीम बेस्ड भी बता सकते हो, बिब्लोमेट्रिक बेस्ड भी, कंसेप्चुअल भी और मेटा एनालिटिकल भी, कोई सा भी बता सकते हो। तो ये डिफरेंस था। आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे से चीज़ें। अगर ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, जो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है वो बनाने की प्रोसेस क्या है। अब सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू या फिर वैसे भी सिंपल रिव्यू पेपर बनाने के लिए आपको पहले डेटा सर्च करना पड़ेगा। डेटा सर्च करने से पहले आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए कि आप सर्च किसको करोगे। कीवर्ड क्या होते हैं, वैसे तो पेपर के देखो ये जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है, एब्स्ट्रैक्ट के साथ में ही किसी के नीचे होगा किसी के साइड में ये लिखे होंगे, जैसे मोबाइल एडवर्टीजमेंट था इसका, इनके कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स होते हैं। या तो आप ये कीवर्ड्स लिख सकते हो जो कॉमन कीवर्ड्स मिले आपको सर्च करने के लिए, या फिर आप जिस भी टॉपिक पे रिव्यू पेपर बनाना चाहते हो उस पे पहले से देखो कि कौन से रिव्यू पेपर पहले से बने हुए हैं। अगर वो बने हुए हैं रिव्यू पेपर्स तो उन्होंने क्या कीवर्ड्स यूज किए थे। और एक चीज़ कि आपका जो रिव्यू पेपर है वो तभी यूज़फुल होगा जब पहले से एटलीस्ट 5 ईयर में कोई रिव्यू पेपर ना बना हो उस टॉपिक पे। पब्लिकेशन के लिए तो वो तभी यूज़फुल होगा आपके, क्योंकि जो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है उसमें वही चीज़ें, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करने का क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी बंदे सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करते हैं उनके सबके सेम रिजल्ट आते हैं। यानी कि उसमें वैलिडिटी होती है आपकी, कि बार बार अगर आप कुछ भी बार बार ऐसे ही वही टेक्निक वही तरीका आपने सर्च करने का लगाया, उन्हीं जगह से आपने सर्च किया, वही टेक्निक लगाई, वही सॉफ्टवेयर लगाया, तो रिजल्ट तो सबके सेम ही आएंगे। तो इसलिए जब भी तभी फ़ायदा होता है कोई भी सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू बनाने का, जब उस पर पिछले एटलीस्ट 5 सालों में कोई लिटरेचर रिव्यू पेपर ना पब्लिश हुआ हो। अगर हुआ है
सिंपल रिव्यू पेपर पब्लिश हुए हैं तो आप वहाँ से कीवर्ड्स ले सकते हो, या उससे पीछे के सालों में जो पेपर पब्लिश हुआ है उनसे देख सकते हो कि उन्होंने क्या कीवर्ड लेके सर्च किया है। या आप पहले कुछ रिव्यू पेपर्स और पढ़ो, जो जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी बताए थे कि आप रिव्यू पेपर उनसे रिलेटेड कुछ पढ़ो, पहले अपने टॉपिक से रिलेटेड उनसे देखो कि उनमें क्या कीवर्ड्स थे। उन कीवर्ड्स को आपको डेटाबेस में सर्च करना है। कौन से डेटाबेस? गूगल स्कॉलर पे कर सकते हो, स्कोपस पे कर सकते हो, वेब ऑफ साइंस पे कर सकते हो। जो स्कोपस और वेब ऑफ साइंस है ये दोनों पेड एक्सेस होती है इनकी। अगर आपने एडमिशन ले रखा है पीएचडी में और आपका इंस्टीट्यूट आपको इनके एक्सेस देता है तभी आप इनसे पेपर डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। इस और जब इनसे नहीं कर सकते तो आप गूगल स्कॉलर से कर सकते हो। इनसे करने का क्या फ़ायदा होता है स्कोपस और वेब ऑफ साइंस से? इनसे आपको जो रिजल्ट है, जो पेपर्स हैं, वो आपको एक्सेल की फाइल में मिल जाएंगे, सीएसवी फाइल मिल जाएगी जो एक्सेल में भी आपकी खुल जाएगी और उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो कैसी होती है वो मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फाइल मैंने मैनुअली बनाई थी गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करके, लेकिन ये मैनुअली बनाने में इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि मेरे पास भी स्कोपस की एक्सेस नहीं थी तो मैंने ये मैनुअली बनाई थी। आप अगर स्कोपस से या वेब ऑफ साइंस से आप डाउनलोड करते हो तो आपको सीधा ये फाइल ऐसे कैसी बनी हुई, जिसमें आपके आर्टिकल का टाइटल भी होगा, ऑथर का नाम भी होगा, जर्नल का टाइटल होगा, एब्स्ट्रैक्ट भी होगा इसमें। ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट पूरा इसके अंदर ही मिल जाएगा आपको, यहीं से पढ़ सकते हो आप। और पब्लिकेशन डेट, ये सारी चीज़ें, वॉल्यूम, पेज नंबर, ये मैंने ये सारी चीज़ें मैनुअली डाली थी। कीवर्ड्स, डॉक्यूमेंट टाइप क्या आर्टिकल है या क्या है, कौन सी मेथडोलॉजी यूज हुई है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आप स्कोपस और वेब ऑफ साइंस से जो है पेपर्स डाउनलोड करते हो तो। लेकिन गूगल स्कॉलर से करते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है, ये मैंने भी किए हुए हैं। तो जब आप ऐसे डाउनलोड कर कर लेते हो तब प्रिज्मा बनाओगे। फिर अब जैसे आपने पेपर्स डाउनलोड किए, कुछ क्राइटेरिया रखा कि जैसे मैं 10 सालों के का जो लिटरेचर है वो पढ़ना चाहता हूँ तो मैंने 10 सालों के पेपर्स डाउनलोड किए, इन इन कीवर्ड्स के साथ डाउनलोड किए। ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड रखना है पहले सर्च करते टाइम ही कि कितना मेरा रिजल्ट आया था। जैसे 200 पेपर्स आए आपके, अब उन 200 पेपर्स में से आपने पढ़ा कि कुछ रिलेवेंट नहीं लगे, कि कुछ टाइटल से रिलेवेंट नहीं लगे, कुछ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के रिलेवेंट नहीं लगे तो आपने वो स्किप कर दिए, छोड़ दिए। तो वो फिर आपके जैसे रिफाइन करके रिजल्ट आपका आ गया, जैसे 50 पेपर्स आ गए तो आपने फिर उस 50 पेपर को एनालाइज करना है और उन 50 पेपर्स पे आप कौन सा भी रिव्यू कर सकते हो, थीमेटिक, कंसेप्चुअल, बिब्लियोमेट्रिक, मेटा, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी हो आप सीख के। बिब्लियोमेट्रिक टेक्निक और मेटा एनालिसिस टेक्निक भी बहुत इतनी मुश्किल नहीं होती। आप अगर बहुत सारी आपको फ्री यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी इनकी क्लासेस, और यूट्यूब पे ना नहीं मिले तो वैसे भी वर्कशॉप्स होती रहती है इनसे रिलेटेड। तो ये चीज़ें सीख के आप बिब्लियोमेट्रिक और ये कंसेप्चुअल पेपर बनाना, मतलब बिब्लियोमेट्रिक और मेटा एनालिसिस भी सीख सकते हो। और जो बिब्लियोमेट्रिक है वो तो सीधा एक्सेल में भी बन जाता है। एक्सेल में आप जब आपके पास ऐसे डिटेल्स अवेलेबल होंगी, अब जैसे ये ईयर वाइज हम एनालिसिस करें तो आपके पास ये ईयर्स अवेलेबल होंगे तो आप यहाँ से इसका चार्ट बना सकते हो सीधा ही। और ऐसे ही आप कंट्री वाइज भी बना सकते हो, यहाँ पे कंट्री और डाल के डिटेल। इसके अलावा आप जैसे किस जगह पे पब्लिश हुआ वो पेपर, विले में हुआ है, एल्सवेयर में हुआ है, तो उन जो पब्लिकेशन वाइज भी एनालिसिस कर सकते हो। तो बिब्लियोमेट्रिक की तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप एक्सेल में भी कर सकते हो एनालाइज, लेकिन मेटा के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये था हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया कि सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।